नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर नई घोषणा, ये लोग नहीं उठा पाएंगे 13वीं किस्त का फायदा, जाने क्या है वजह। पीएमएफएआई की 54वीं वार्षिक बैठक आज, डॉक्टर जीडी यादव हरित रसायन में उनके योगदान के लिए किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार का चीनी को लेकर बड़ा फैसला, 60 लाख टन तक दी निर्यात की अनुमति। एग्रोवर्ल्ड 2022 का शुभारंभ, 11 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। यूरिया में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी का बड़ा कदम, एक और प्लांट का करेंगे उद्घाटन। इस राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी, अब तालाब बनाने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। मिर्च की खेती ने बदले किसानों की तकदीर, हो रहा है डबल मुनाफा। आईसीएआर सीसीएआरआई की पहल, तटीय कृषि सूचना प्रणाली की शुरुआत की। गोमूत्र खरीदी में चापा नंबर 1 पर, गोमूत्र से बने उत्पाद से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर दी थी और इससे देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए पहुंचे थे। अब किसानों ने पीएम किसान की 13वीं किस्त का इंतजार शुरू कर दिया है, लेकिन 13वीं किस्त का लाभ इस बार बहुत सारे लोग नहीं उठा पाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार का मानना है कि भारी संख्या में अपात्र किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे फर्जी तरीके से उठा रहे थे। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था, लेकिन ई-केवाईसी अनिवार्य करते ही अब फर्जी किसानों की पहचान कर ली गई है और वे पीएम किसान लिस्ट से बाहर हो गए हैं। दरअसल बीते 17 अक्टूबर को पीएम मोदी ने 12वीं किस्त के लिए 16,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। इससे देश के 8 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था। वही केंद्र सरकार ने 11वीं किस्त के लिए 21,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। तब 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। वही ई-केवाईसी अनिवार्य करते ही फर्जी किसानों की संख्या में काफी कमी आई है। अकेले उत्तर प्रदेश में 21 लाख फर्जी किसानों के नाम काट दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भारी संख्या में किसानों के नाम पीएम किसान लिस्ट से हटाए गए। वही जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। पीएमएफएआई पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पीएमएफएआई की 54वीं वार्षिक आम बैठक मुंबई में चल रही है और पीएमएफएआई ने वहां एक उद्योग बैठक भी आयोजित की है जिसमें उद्योग के कुछ शीर्ष अधिकारी भाग ले रहे हैं। हमारे संस्थापक और प्रधान संपादक एमसी डोमिनिक के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीएस सैनी भी इस कार्यक्रम में शामिल है। पीएमएफएआई के अध्यक्ष प्रदीप ने कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रोफेसर डॉक्टर जीडी यादव का हरित रसायन विज्ञान उत्प्रेरण, नैनो प्रौद्योगिकी और रासायनिक इंजीनियरिंग में अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। देश में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य मंत्रालय ने रविवार को सीजन 2022 और 23 के दौरान 60 लाख टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी। इससे चीनी मिलों को बड़ी राहत के रूप देखा जा रहा है। खाद्य मंत्रालय की एक अधिसूचना में रविवार को कहा गया है कि 1 नवंबर से 31 मई 2023 तक 60 लाख टन निर्यात कोटा की अनुमति दी गई है। इसमें मिल मालिकों के पास यह विकल्प रहेगा कि वो खुद से या निर्यातकों के माध्यम से घरेलू बिक्री कोटा से बदलकर निर्यात कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में गन्ना उत्पादन की समय समय पर समीक्षा की जाएगी और नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर चीनी निर्यात की मात्रा पर पूर्ण विचार किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि गन्ना किसानों को जल्द भुगतान करने के लिए मिलों को आवंटित चीनी कोटा तेजी से निर्यात करने के लिए कहा गया है। मौजूदा 2022 और 23 सत्र के लिए मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू खपत के लिए चीनी की उपलब्धता 2.75 करोड़ टन होगी, जबकि 50 लाख टन चीनी एथेनॉल बनाने के लिए जाएगी और सीजन के अंत में समापन शेष लगभग 50 लाख टन होगा। और 2022 और 23 में अक्टूबर से महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश और बाकी गन्ना उत्पादक राज्य में ये एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। एग्रोवर्ल्ड 2022 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के IARI पूसा ग्राउंड कैंप में आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को किया गया, जो 11 नवंबर तक जारी रहेगा।
3 दिवसीय एग्रो 2022 प्रदर्शनी का आज दूसरा दिन है। एपी शिंदे सिंपोसियम हॉल पूसा में इसका आयोजन किया गया है। सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसके अलावा भारत कृषि व्यवसाय पुरस्कार समारोह पहले आयोजित किया गया और पुरस्कार 21 श्रेणियों में प्रस्तुत किए गए थे। एब्सोल्यूट को सर्वश्रेष्ठ कृषि स्टार्टअप के रूप में सम्मानित किया गया। कृषि मशीनरी के मामले में शक्तिमान को सम्मानित किया गया। फसल पोषण और संरक्षण में फर्टिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कृषि रसायन ने पुरस्कार हासिल किया। कई अन्य श्रेणियों को भी कवर किया गया, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर एमजे खान, चेयरमैन ऑफ ICFA, डॉक्टर विलियम डार, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस एंड एक्स DG ऑफ ICRI SAT, डॉक्टर संजीव कुमार बालियन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने सम्मानित किया। एग्री बिजनेस अवार्ड आज के दिन में पहले तो सबको बधाई जिन्हें अवार्ड मिला, बहुत बहुत बड़ी बात दिया। इस देश में एग्रीकल्चर और बिजनेस को जोड़ने की आवश्यकता है और यही हम आजादी के बाद नहीं जोड़ पाया आज तक। अगर एग्री और बिजनेस जुड़ जाए तो शायद इस देश का किसान समृद्ध हो जाए। ये बीच की जो कड़ी है जोड़ने की, ये आवश्यकता है। किसान ने पैदा करना तो सीख लिया, लेकिन शायद इस देश में किसान आज तक बेचना नहीं जान पाया। पता नहीं क्यों ये गैप इतना बड़ा रहा। शायद नई पीढ़ी आने वाले समय में इस गैप को दूर कर पाए और शायद जब भी हम देश के किसान को समृद्ध कर पाएंगे। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इसको बधाई देता हूँ कि कृषि क्षेत्र के अंदर ये इस तरह के फंक्शन करके किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसानों के हित में काम करने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका हौसला अफजाई करते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं अपने हरियाणा की तरफ से, क्योंकि हम हरियाणा को भी आज आपने अवार्ड दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फार्मर के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो लोग अच्छी क्वालिटी का चिक्स लें, अच्छी क्वालिटी का फीड लें और मैनेजमेंट उनके हाथ में, अच्छा मैनेजमेंट करें। तीन ही की हैं सक्सेसफुल की, तीसरी अनदर कोई की नहीं है। अच्छा क्वालिटी अगर फीड, चूजा तो चूजा होता है, चूजे में अगर कोई वर्टिकल ट्रांसमिट डिजीज भी होती है, अगर वो नहीं है तो ऐसा उनको अच्छी तरह अपने तजर्बे से देख के, क्योंकि सब लोग कहते हैं मेरा अच्छा है, बट अच्छी तजर्बे से देख के उन्होंने लेना चाहिए कि मैं चूजा किसका लूँ। फीड भी उन्होंने अपना देख सकते हैं। फीड में टॉक्सिन्स होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो टेस्ट करनी होती हैं। अगर उनमें कोई टॉक्सिन पीछे से आ रहा है तो फार्मर क्या करेगा, मर जाएगा। तो फार्मर के लिए ऐसे आदमियों से लेना चाहिए उन्होंने जहाँ पर कोई लेबोरेटरी फैसिलिटी हो उनके पास, जो टेस्ट करते हों। तो ऐसा उनकी अवेयरनेस उन्होंने होनी चाहिए फार्मर में। और मैं कहता हूँ करनी चाहिए सब लोगों ने मिल के। भैया ऐसे उन लोगों या तो तुम टेस्ट कर लो जो फीड लेते हो, या तुम ऐसे उनके पास जाके देखो भी तुम क्या कर रहे हो हमारे लिए, कैसा फीड बनाते हो। तो जो टॉक्सिन है, केमिकल है, बहुत चीज़ें, एंटीबायोटिक है, फ्री होना चाहिए ताकि हमारे समाज को भी बेनिफिट हो और उनको भी बेनिफिट हो। भारत में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को तेलंगाना के रामागुंडम में उर्वरक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि इस परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने ही 7 अगस्त 2016 को रखी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्लांट को चालू होने से भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मजबूती मिलेगी। वहीं किसानों को भी खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश भर में उर्वरक प्लांटों को दोबारा से चालू कर यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को हासिल किया जा सके। इससे पहले साल 2021 में प्रधानमंत्री ने गोरखपुर उर्वरक प्लांट का राष्ट्र को समर्पित किया था, जिसकी आधारशिला भी उनके द्वारा 22 जुलाई 2016 को रखी गई थी। यह प्लांट 30 वर्षों से भी अधिक समय से बंद पड़ा हुआ था। इस प्लांट को फिर से चालू करने के लिए केंद्र सरकार को 8,600 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की बेहतरी के लिए खेत तालाब नाम से एक शानदार योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को सरल बनाना चाहती है। साथ ही सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को काफी फायदा होगा। सिंचाई के साथ साथ किसान तालाब में मछली पालन भी कर सकते हैं। साथ ही इस योजना से भूजल स्तर में सुधार भी होगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए अभी शानदार मौका है।
खेत तालाब योजना के तहत किसान अपने खेत के ही किसी हिस्से में छोटे से तालाब का निर्माण करवा सकते हैं। बरसात के मौसम में इस तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे किसान मानसून के बाद सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान का भरतपुर सरसों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन रूपवास तहसील बुराना के किसान पारंपरिक खेती के बजाय मिर्ची की खेती से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यह मिर्ची खाने में जरूर तीखी है, लेकिन इसने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर जिंदगी में मिठास घोल दी है। वही किसानों का कहना है कि यह खेती खुशी का वरदान बनकर आई है, जबकि भरतपुर के बुराना की मिर्च की बाजार में भारी डिमांड होने के चलते इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है। ICAR ने किसानों और वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लाभ के लिए एक तटीय कृषि सूचना प्रणाली शुरू की है। ICAR CCARI द्वारा विकसित को प्रतिकूल जलवायु के प्रति और आजीविका सुरक्षा के लिए तटीय कृषि प्रणालियों के विविधीकरण पर चल रहे 5 दिन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 11 नवंबर को समाप्त होगा और इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र और विश्व कृषि वानिकी के सहयोग से ICAR CCARI द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में ICAR के महानिदेशक सुरेश कुमार चौधरी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में जलवायु, फसल और आजीविका के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को लाभान्वित करने वाली स्थायी तटीय कृषि के लिए एक ज्ञान मंच और एक मार्ग के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का जांजगीर के चांपा जिले में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में बेहतर कार्य हो रहा है। इसी का नतीजा है कि जांजगीर चांपा जिले में अब तक प्रदेश में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है। जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिला 9,228 लीटर गौमूत्र खरीदी के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही कलेक्टर सिन्हा के निर्देशन में जिले में गौमूत्र से फसलों में कीट नियंत्रक और वृद्धि के लिए ब्रह्मास्त्र और जीवामृत उत्पाद तैयार किया जा रहा है, जिससे जिले के किसान लाभान्वित हो रहे हैं और जिले में वर्तमान में 106 किसान गौमूत्र से बने उत्पाद जीवामृत एवं ब्रह्मास्त्र का लाभ ले रहे हैं। दिल्ली NCR के साथ साथ वायु प्रदूषण पूरे देश के लिए समस्या बन गया है। सरकार और लोगों का मानना है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण ही प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। ऐसे में कई राज्यों की सरकारें बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पराली जलाने पर रोक लगा दी है। साथ ही पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वही हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पराली को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों से पराली खरीदना शुरू कर दिया है। सरकार का मानना है कि किसानों से पराली खरीदने से उन्हें आमदनी भी होगी और पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी भी आएगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार से प्रेरणा लेते हुए इस तरह का निर्णय लिया है। वहीं देवरिया जिला प्रशासन ने किसानों से पराली की खरीद शुरू कर दी है। भारी संख्या में जिले के किसानों ने पराली बेचा है। छत्तीसगढ़ के भेड़सर जिले में विशाल खेत दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इफ्को से श्री दिनेश गांधी, इफ्को MC के RMM श्री मनीष सिंह, TME सूर्य यादव, FA राहुल चौहान और 65 से भी अधिक किसान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को शेड्यूल डेमो वाले खेत का भ्रमण कराया गया, जिसमें इफ्को MC के उत्पाद के परिणाम दिखाए गए एवं इफ्को MC के उत्पादों और किसान दुर्घटना बीमा और सही दवा सही दाम के बारे में बताया गया। धान की कटाई पूरी होने की और बढ़ने के साथ राज्य भर में दैनिक पराली जलाने के मामलों की संख्या में भी कम हो रही है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में पराली जलाने के 11 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों के साथ राज्य की गिनती 2624 हो गई है। पिछले साल 8 नवंबर तक खेत में आग लगने की संख्या 4536 थी। वही 613 मामले के साथ कैथल जिला सबसे आगे है, जबकि फतेहाबाद 536 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद जिंद 303, कैथल 299, करनाल 271, अंबाला 205, यमुनानगर 132, सिरसा 118, हिसार 51, पलवल 44, पानीपत 32, सोनीपत 24 और रोहतक 3। देश भर में अब मौसम बदलने के साथ ही सर्दी भी बढ़ने लगी है। वही पहाड़ी राज्यों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिल रहा है और ऐसे में
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब से खराब श्रेणी में दर्ज की गई और ऐसे में देखें तो पहले के मुकाबले दिल्ली के प्रदूषण में थोड़ी कमी नजर आ रही है। इसकी वजह बीती रात अनुकूल गति से हवा चलना और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का होना है। साथ ही पराली जलाने के मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद 11 नवंबर से तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 लाल मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लेटराइट मिट्टी, नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।